Good morning, students. Class 8th, Class 8th, Chapter 4, Civics. Now I am going to discuss about the jurisdiction of the court. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है jurisdiction of the court. The court need to function within the limits set by the constitution. जो कोर्ट होती है उसको भी काम करना होता है, लेकिन एक लिमिट्स में, एक दायरे में रहते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी पावर्स दी हैं कोर्ट को, कोर्ट उन्हीं पावर्स के अंडर में रहकर कोर्ट को काम करना है। कोर्ट उससे ज़्यादा या उस लिमिट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। द पावर ऑफ कोर्ट टू पास जजमेंट एंड एनफोर्स लॉ विद इन इट्स स्फीयर इज नोन एज जुरिस्डिक्शन। कोर्ट जो पावर्स हैं, कोर्ट जो भी जजमेंट देती है, कोर्ट को किस तरह से लॉज को एनफोर्स कराना है, लागू करवाना है, ये सब किस में आता है? ये सब आता है जुरिस्डिक्शन में। इसको कहा जाता है जुरिस्डिक्शन। द कोर्ट एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। जो कोर्ट होती है वो डिफरेंट तरह के जुरिस्डिक्शन है जो कोर्ट को करनी है। वो किस तरह से हम ये समझ लेते हैं। नंबर 1 है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इन केसेस which can be heard for the first time in that court only, the jurisdiction applies to the court where the case originate. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? इन केसेस वो केसेस जो पहली बार विच कैन बी हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम सुने जाते हैं कोर्ट में, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फर्स्ट टाइम केस की हियरिंग होती है कोर्ट में। द जुरिस्डिक्शन अप्लाइज टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट। और इन केसेस से रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन होती है वो कहाँ पर अप्लाई की जाती है? ये केस वहाँ अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली ये होते हैं। सेकंड होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। व्हेन इट हियर एन अपील अगेंस्ट अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन ट्राइड बाय द लोअर कोर्ट। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? जब कोई केस एक लोअर कोर्ट में सुना जा चुका है और वहाँ से जजमेंट मिल चुका है, बट उस जजमेंट से पार्टी या जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, तब वो उस केस को लेकर दूसरे हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन को लेकर। तीसरा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हेन इट गिव्स एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन पर एडवाइस दी जाती है कि ये मैटर्स ठीक हैं या इनको किस तरह से डील किया जाना है। नंबर 4 है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हेन इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो लोअर कोर्ट होती है उसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना कहलाता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अ कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट जो होती है वो किस तरह काम करती है? एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि कोर्ट में हर एक डिसीजन का, हर एक जजमेंट का एक रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन करके रखा जाता है। When it maintains record of court proceeding and its decision for the benefit of the lower court who refer to it in similar cases. जब इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो किस लिए लिया? फॉर द बेनिफिट ऑफ लोअर कोर्ट, ताकि जो लोअर कोर्ट है, मान लीजिए कभी इस तरह के सिमिल कोर्ट में किसी भी केस की रिकॉर्डिंग, कोई भी केस उसका रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया जाता है? वो लोअर कोर्ट के लिए मेंटेन किया जाता है कि अगर कभी लोअर कोर्ट में इस तरह का केस आता है तो लोअर कोर्ट जो दूसरे हायर कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हैं इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के मैटर्स पे, तो उनसे वो उनको पढ़ सके, उनसे बेनिफिट हासिल कर सके और उन केसेस पर, उन सिमिलर केसेस पर जजमेंट दे सके। ठीक है, इसलिए कोर्ट में तमाम रिकॉर्ड्स को, तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखा जाता है। टाइप्स ऑफ केसेस हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केसेस। द केसेस ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट आर ब्रॉडली 2 टाइप्स। तो 2 तरह के केसेस होते हैं जो कोर्ट में लड़े जाते हैं, सिविल केसेस और दूसरे क्रिमिनल केसेस। चलिए बेटा, सिविल केसेस रिलेटेड टू द डिस्प्यूट ओवर मनी, प्रॉपर्टी एंड सोशल मैटर्स लाइक इनहेरिटेंस एंड मैरिज डिस्प्यूट। देखो, सिविल केसेस कौन कौन से होते हैं? वो झगड़े जो पैसे को लेकर हैं, प्रॉपर्टी को लेकर हैं, सोशल मैटर्स हैं, शादी ब्याह का झगड़ा है, ये सारे जो सिविल मैटर्स में आते हैं। सेंटेंसेस अवार्डेड इन सिविल केसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी पार्टी कंसर्न। अगर किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है, कोई जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, तो उसकी पेमेंट आप चाहिए दूसरे इंसान से, ये सारे केसेस सिविल केसेस की कैटेगरी में आते हैं।
दिस टाइप ऑफ केसेस जनरली रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल। सिविल केसेस में यानी कि दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में झगड़ा है तो वो भी सिविल केसेस का ही हिस्सा है। क्रिमिनल केसेस कैसे होते हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है, क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी। तो क्रिमिनल केसेस में क्या होते हैं, जो चोरी, डकैती, मर्डर कर देना, चीटिंग करना किसी के साथ, फिजिकल इंजरी यानी किसी को मारपीट करना, बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करना, ये सारी क्रिमिनल केसेस में आती हैं। सेंटेंसेस अवॉर्डेड इन क्रिमिनल केसेस आर फाइन्स इन शॉर्ट टर्म प्रिजन सेंटेंसेस और डेथ सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। अब ये जो होती है, इसमें जो क्रिमिनल केसेस है, इसमें जो पनिशमेंट दी जाती है वो क्राइम को देखते हुए दी जाती है। इसमें जेल भी हो जाती है और कभी कभी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सज़ाए मौत है, फांसी की सज़ा है, ये देखा दिया जाता है। ये सब सज़ाएँ होती हैं क्रिमिनल केसेस में, लेकिन ये सज़ाएँ डिपेंड करती हैं ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम एंड नेचर ऑफ द क्राइम। इन क्रिमिनल केसेस द स्टेट इटसेल्फ इज द कंप्लेनेंट because the crime is seen as an offense against the society at large and not against an individual। क्रिमिनल केसेस में इटसेल्फ खुद भी कंप्लेन कर सकती है क्योंकि जो क्राइम हुआ है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। कोई भी क्राइम हो, मर्डर है, रॉबरी है, इंजरी, फिजिकली किसी को फिजिकली इंजर्ड करना है या चीटिंग करना, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट में है। तो इसमें स्टेट खुद एक कॉम्प्लेनेंट का काम करती है और इस तरह के तो ये जो केसेस है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होते बल्कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। चोरी है तो चोरी पूरी सोसाइटी को बुराई में इन्वॉल्व कर रही है, ना कि किसी कि जिस पर्टिकुलर इंसान ने चोरी की है, जिस पर्टिकुलर इंसान के यहाँ चोरी की है, ये दो लोग इन्वॉल्व है, नहीं, बल्कि इसका जो नुकसान है वो पूरी सोसाइटी को होगा। सोसाइटी में बुराई फैल रही है। तो इस तरह के केसेस ये सब क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा या टॉप मोस्ट कोर्ट की कैटेगरी में आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ही सब लोग मानते हैं। इन redresses both civil and criminal cases as well as those relating to the interpretation of the constitution। सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस भी लड़े जा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस, दोनों केसेस की सुनवाई होती है। इसके अलावा वो सारे मैटर्स जिनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर जो भी मैटर जुड़े होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस हु हेड द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होते हैं? एक चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस क्या काम करते हैं? जो भी कोर्ट होती है उसकी प्रोसीडिंग का काम करते हैं, जो हेड होते हैं। देयर आर 25 अदर जजेस के अलावा, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 25 और दूसरे जजेस होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। द चीफ जस्टिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन चुनते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ जस्टिस से मशवरा करते हैं, कंसल्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू बी एलिजिबल टू बी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो। अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, हाई कोर्ट में लगभग वो 10 साल वकालत कर चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या 5 साल तक हाई कोर्ट में वो जज रह चुका हो। यानी कि 10 साल तक तो वकील की हैसियत से काम कर चुका हो हाई कोर्ट में, या 5 साल जज की हैसियत से काम कर चुका हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल है। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एक्सपर्ट इन लॉ इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, इसके अलावा प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि लॉ के एरिया में एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। वो प्रेसिडेंट को लगे कि ये हाँ एक जूरिस्ट है, एक एक्सपर्ट है इन द एरिया ऑफ लॉ। टेन्योर एंड द रिमूवल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेन्योर एंड द रिमूवल, यानी कि किस तरह से उसको हम प्रेसिडेंट जज को हटा सकते हैं और जज का कितना टेन्योर होता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक मरतबा अगर इंसान
सुप्रीम कोर्ट का जज चुन लिया जाता है तो ही कैन रिमेन इन ऑफिस टिल, तो वो 65 यानी कि 65 साल की उम्र तक अपने ऑफिस में, अपनी जॉब पर, अपने एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो काम कर सकता है। द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ईजी। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका है वो कोई बहुत आसान तरीका नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेजिडेंट, उसको सिर्फ प्रेजिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कब? जब उनके खिलाफ ये साबित हो जाए कि वो मिसबिहेव करते हैं या वो अपने काम करने के लायक नहीं हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज इज़ थ्रू द इम्पीचमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो तरीका है वो है इम्पीचमेंट का तरीका है। इम्पीचमेंट के जरिए उनको हटा सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पासेज अ रेजोल्यूशन। तो इम्पीचमेंट में क्या करना होता है? इस तरीके से हटाने के लिए पार्लियामेंट के जो हाउसेज है, दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस एक रेजोल्यूशन पास कर दे टू दैट अफेक्ट बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन, और उस रेजोल्यूशन को पूरे हाउसेस की मेजोरिटी में 2/3 से कम अगर लोग उसके फेवर में नहीं होने चाहिए, यानी कि 2/3 मेंबर्स की उसके अगेंस्ट में अगर वोटिंग हो जाती है प्रेजेंट मेंबर की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, और ये हटाने का तरीका कहलाता है इम्पीचमेंट। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी पावर्स हासिल है। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो मंदरजा झेल हैं, वो इस तरह से। अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इज मेनली कंसर्न विद द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट आते हैं, वो समझ लीजिए आप। यूनियन और मोर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग उसका सॉल्व किया जाएगा। यूनियन एंड एनी स्टेट और स्टेट वन साइड और द वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। एक तरफ यूनियंस हैं, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ एक स्टेट है और ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में लेकर कोई डिस्प्यूट है वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसको कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मसलों को हल करेगी, लेकिन वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पावर का इस्तेमाल करके। 2 और मोर स्टेट्स के बीच में अगर झगड़े हैं तो ये झगड़े भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड द अदर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में डिसीजन को लेकर भी अपील करने का अधिकार है। तो इस तरह की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कहा जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इज एप्लीकेबल इन, किस तरह के केसेस में अपील की जाती है? केसेस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर जो भी केस इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट में अपील की जाती है। केसेस सेंड बाय द हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट के ज़रिए जो भी केसेस भेजे गए हैं तब अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस इन विच अ हाई कोर्ट चेंज द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट एंड गिव अ डेथ सेंटेंस। कोई भी क्रिमिनल केस है जिसमें जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को बदल देती है और जो भी क्रिमिनल है उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा दी जाए, तो इस तरह के केसेस में अपील करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। एंड द ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ इट्स ओन अर्लियर डिसीजन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने अर्लियर डिसीजन पर भी रिव्यू कर सकती है, दोबारा उसको गौर व फिक्र कर सकती है। तो ये आ जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें दोबारा से फिर से अपील की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उस अपने डिसीजन पर एक बार फिर से रिव्यू करे। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन साइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह एक्सरसाइज करती है जब प्रेसिडेंट सीक एडवाइस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। इसमें क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उन पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिज़ायर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस। मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियंस की ज़रूरत है या ओपिनियन हासिल करनी है कोर्ट की किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी मसले पर, जैसे कि लॉ से जुड़ा हुआ है कोई मसला या पब्लिक इम्पोर्टेंस का मसला है, तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की चीज़ों पर एडवाइस मांग सकता है। ही कैन रिफर सच अ मैटर टू सुप्रीम कोर्ट
फॉर इट्स ओपिनियन। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट इस तरह के मैटर्स को जो लॉ इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए हैं या पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट भेज देता है उसकी ओपिनियन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को देखे उन पर अपनी ओपिनियन दे। द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं है कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को मानना ही मानना है। अंडर द सुपरवाइजरी, ठीक है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा कोई बाइंड नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट भी बाइंड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की ओपिनियन को माने। सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी जाती है और सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देनी है, और ये कंपलसरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस ओपिनियन को माने या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अंडर द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल कोर्ट बिलो इट एंड सीज वेदर इट इज़ फॉलोइंग द प्रोसीजर और नॉट। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करती है लोअर कोर्ट की फंक्शनिंग को, एंड सीज वेदर इट इज़ फॉलोइंग द प्रोसीजर और नॉट, और ये भी देखती है कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है, जो भी काम है, वो किया जा रहा है ढंग से या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हैसियत से भी काम करती है। जब भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी केसेस लड़े जाते हैं, जो भी प्रोसीडिंग होती है, उनका सारा जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी जजमेंट्स होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि अगर लोअर कोर्ट में इस तरह की सिचुएशन आते, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देख सके, पढ़ सके और फिर इस तरह की सिचुएशन में अपना डिसीजन दे सके। नो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी चैलेंज इन एनी अदर कोर्ट इन द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नो ने कोई भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को कैन बी चैलेंज इन कोर्ट इन इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया था, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करना ही करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिया है वो जजमेंट कैन बी चैलेंज, यानी कि भारत में जो भी और दूसरे कोर्ट है, वहाँ पर उन डिसीजंस को क्या किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, और उस तरह की सिमिलर सिचुएशंस में उस तरह के जजमेंट दे सकते हैं। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं, उनको भारत के तमाम कोर्ट्स को मानना होता है। आर बाइंडिंग, तमाम जो भारत में और जो बाकी दूसरे कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानना होता है, ज़रूरी होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजंस, तमाम प्रोसीडिंग की, तमाम जजमेंट की जो रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि सिमिलर सिचुएशन में लोअर कोर्ट इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बेस पर अपना डिसीजन, अपना जजमेंट दे सके। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।